हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। सो दोस्तों, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो न्यू सिलेबस हमारा आया था अकाउंटेंसी का, उसमें कुछ नए टॉपिक ऐड हुए थे। वो टॉपिक आपको मिलेंगे हमारी ऐप विंग्स उड़ान की, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। जिनके पास वो ऐप नहीं है वहाँ से डाउनलोड करो, फिर उसके स्टोर सेक्शन में जाओ। उसमें अकाउंटेंसी के जो न्यू टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है, उसके अलावा बजटरी कंट्रोल और उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं, वो आपको उसमें मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट टैक्स वहाँ पे कंप्लीट है, कॉस्ट अकाउंटिंग चल रहा है, वो भी थोड़े दिन तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो भी आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। अब कास्ट अकाउंटिंग जो वहाँ पे चल रहा है, उसके कुछ एमसीक्यूज में लेके आया हूँ। जिनके बेसिक्स क्लियर हैं उनको तो ये समझ आ जाएंगे, जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है सबसे पहले वो बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद ही एमसीक्यूज को पे ट्राई करो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज द कॉस्ट विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले इज डैश कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जिसमें कोई भी कैश आउटले यानी कैश हमसे नहीं जाता, बाहर नहीं जाता, उस कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? वैसे इसी में इसका आंसर सीखा है, छुपा हुआ है, दैट इज नॉन कैश, जिसमें कैश का आउटफ्लो नहीं होता। कैश कॉस्ट हो गई जिसमें हम जो भी खर्चा कर रहे हैं कैश में कर रहे हैं, यानी कैश का आउटफ्लो हो रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्यूटेड कॉस्ट एक तरह का ऐसी कॉस्ट जो आपने छोड़ दी। मान लो जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक मकान है, मेरे पास मकान है, उसके मैं दो तरह से उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं उसको रेंट पे दे दूँ तो मुझे रेंट आएगा मान लो 50,000। अगर मैं उसमें अपना कोई बिजनेस कर लूँ तो उसमें से मैं मान लो कमा सकता हूँ 40,000। तो मान लो अगर मैं उसमें बिजनेस कर देता हूँ तो ये जो रेंट में एक टाइम पे कमा सकता था, अगर मैं उसको रेंट पे देता, ये मेरी क्या बन जाती? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? इम्प्यूटेड कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो आपने छोड़ दी बिकॉज कि दोनों में से आपने एक ऑप्शन अडॉप्ट करनी थी, आपने ये ऑप्शन अडॉप्ट की, और इसको रेंट का जो आप रेंट कमा सकते थे आपने छोड़ दिया, उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि जिसमें कैश आउटले यानी आपसे कैश नहीं जाता, दैट इज कैश नॉन कैश, यही आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज चार्ज अंडर डैश ओवरहेड्स। दोस्तों चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, एक है फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक है ऑफिस ओवरहेड्स, एक है डायरेक्ट ओवरहेड्स और एक है इनडायरेक्ट। आपको सारे इस कॉस्ट शीट में मैंने सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं, अगर आप वीडियोस देखोगे उसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में कौन से आते हैं? फैक्ट्री के एक्सपेंस, ओनली फैक्ट्री एक्सपेंस जो फैक्ट्री में किए गए किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में। ऑफिस में होने वाले एक्सपेंस। और कौन कौन से फैक्ट्री एक्सपेंस हैं, कौन कौन से ऑफिस एक्सपेंस, उस वीडियो में मैंने बता दिया हुआ है। डायरेक्ट हो गए मटीरियल, लेबर या जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ये आपके डायरेक्ट में आ जाएंगे। और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि एक मशीन जो है वो कहाँ काम करती है, ऑफिस में या फैक्ट्री में? ऑफ कोर्स एक मशीन फैक्ट्री में काम करती है जहाँ की प्रोडक्ट बनता है। तो अगर वो फैक्ट्री में काम करती है तो उसका डेप्रिसिएशन जो है किस हेड के अंडर आएगा? दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो दिस इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके बराबर है? इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट प्लस, ये मैंने पहले से ही आंसर लिखा था, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा डिटेल में जाता हूँ इसको। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। देखिए दोस्तों, एक कॉस्ट शीट मैंने वहाँ पे सिखाई थी आप सबको, जिन्होंने वीडियोस देखे उनको तो पता होगा। कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, हम ये ऐड करते हैं जितने भी डायरेक्ट, और इसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, अगर हम उनको टोटल करके लिखें तो उस टोटल को हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। ज़रा गौर से समझें आप इसको, क्योंकि आगे इस पे एमसीक्यूज आने वाले हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड किए उसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें हम फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंस अगर ऐड कर दें, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दें, तो ये जो निकल के आएगी इसको कहते हैं हम फिर फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर इसको वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा जगह ले लें, फिर इसमें अगर हम ऐड कर दें एडमिनिस्ट्रेटिव, या फिर उसको ऑफिस एक्सपेंस भी कहते हैं, अगर इसमें ऐड कर दें तो ये बन जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और लास्ट स्टेप
अगर इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड कर दें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो ये बन जाएगी टोटल कॉस्ट। जरा ध्यान देना क्योंकि आगे काम आने वाला है। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड किए तो बनी हमारी क्या, प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंस ऐड किए तो बनी फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। फिर इस वर्क कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऐड किया तो उसको नाम दिया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड करते तो बन जाती है टोटल कॉस्ट। अब क्वेश्चन क्या था, जरा उसको देख लें। क्वेश्चन ये था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके बराबर है, इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट प्लस, तो आपने देखा कि फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जब दोनों को ऐड किया तो क्या बनी थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट प्लस, यहां से ऑप्शंस क्या हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, डायरेक्ट ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट। तो मैंने क्या कहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ऑफिस ओवरहेड्स को जब हम फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। इन कॉस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम किस प्राइस पे लेते हैं, सिंपल, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, जो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट आएगी उसी कॉस्ट पे हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्लोजिंग स्टॉक को किस वैल्यू पे लेते हैं, तब होता था कि भाई कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, तब हम ये कहते थे विच एवर इज लेस। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट होगी, उस वैल्यू पे ही, उसी वैल्यू पे हम अपने स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे, यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे। तो आंसर इज आपका रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज ए। नेक्स्ट इज डैश रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अच्छा, क्या चीज को हम ऐड करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जब हम ऐड करते हैं तो क्या चीज बनती है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को हम ऐड करेंगे इन दोनों को तो हमारी क्या चीज बनेगी। अभी मैंने पीछे करवाया है, जरा देखो यहां पर, तो यहां देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इन दोनों को मैंने क्या किया है, ऐड, इन दोनों को क्या किया मैंने, ऐड किया, तो क्या बनी थी, टोटल कॉस्ट। तो ऑप्शन में देखो हमारे पास टोटल कॉस्ट होना चाहिए, हाँ जी ये रहा। डैश रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी मैंने कहा कि टोटल कॉस्ट। आई होप ये क्लियर है। तो उस क्वेश्चन में मैंने सबका बताया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आती है, फैक्ट्री एक्सपेंस प्लस ऑफिस एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी। वर्क कॉस्ट कैसे आती है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस करेंगे वर्क कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट कैसे आती है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी हैं ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ये मैंने अभी इससे पहले जो कॉस्ट शीट बनाई थोड़ी सी, तो उसमें ये सारा क्लियर कर दिया हुआ है। तो ये इस केस में इसका आंसर रहेगा टोटल कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट पे, प्राइम कॉस्ट 60,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स 30,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 20,000, डिस्काउंट 5,000, बैड डेट्स 2,000, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा जरा देख लेते हैं, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर मैं कॉस्ट शीट बनाऊं तो जितने भी डायरेक्ट मटेरियल ऐड करें तो हमारी क्या आती है, प्राइम कॉस्ट, वो हमें पहले से दे रखी है। कितनी है भाई प्राइम कॉस्ट, 60,000। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री के एक्सपेंस, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसमें मैंने कहा था प्राइम कॉस्ट में आपने ऐड करने हैं फैक्ट्री एक्सपेंस। तो ये क्या बन गई, ये बन गई फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखानी है। फैक्ट्री कॉस्ट में अगर मैं ऑफिस एक्सपेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऐड करूं, कितने के हैं, 20,000 के ऐड कर दिया तो 1,10,000, ये मेरी क्या बन गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही पूछा गया था। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक्सपेंस कहाँ आएंगे, जो फालतू के दिए हुए हैं, कई बार कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे डिस्काउंट है या बैड डेट्स हैं, ये दोनों ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आएंगे। तो हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी थी। अगर ये दोनों भी हम डाल दें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में, तब हमारी निकल के आती है टोटल कॉस्ट। तो फिलहाल हमें टोटल कॉस्ट नहीं पूछी गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछी गई है, जो कि निकल के आई है 1,10,000। तो 1,10,000 हमारा ये आंसर रहा। आंसर जो इसका ऑप्शन जो है ए, वो इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000, परचेजेस 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 5,000, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। भाई हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, साल की शुरुआत में जो स्टॉक था वो 20,000 था,
हमने कुछ और परचेजेस भी की, कितने की, 15,000 की। इसका मतलब कुल स्टॉक हमारे पास कितना हो गया, 35,000 का। इसमें से 5,000 का हमारे पास स्टॉक क्लोजिंग है, यानी जो बच गया। कितना स्टॉक बच गया था, 5,000 का। इसको माइनस कर दो क्योंकि अभी हमने इसको कंज्यूम नहीं किया, इसका यूज़ नहीं किया। इसका मतलब जो हमने कॉस्ट हमारी जो डायरेक्ट मटेरियल पड़ी वो कितनी पड़ी, 30,000। क्योंकि ये कुल स्टॉक माइनस करने का मतलब, क्योंकि ये अभी हमने यूज़ में प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं किया, ये बचा हुआ स्टॉक है, इसको माइनस कर दो। तो टोटल स्टॉक हमारे पास 35,000 का था, 35,000 का 5,000 का स्टॉक हमारा अभी हमारे पास पड़ा हुआ है। इसका मतलब बाकी का स्टॉक यूज़ हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हमने यूज़ कर लिया प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो हमें यही पूछा गया था, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, 30,000, और 30,000 इसमें सी पार्ट का आंसर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज डैश इज द मोस्ट लाइकली टू ए फिक्स कॉस्ट। इसमें से कौन सी है जो फिक्स कॉस्ट होगी? ए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन, जो हमने मटेरियल यूज किया किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो, या फिर रेंट, या फिर लेबर कॉस्ट, या फिर कमीशन। देखो दोस्तों, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये फिक्स नहीं होता। ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा मटेरियल, कम प्रोडक्शन कम मटेरियल। जितनी आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा जो है यूज़ करना पड़ेगा, जितनी कम प्रोडक्शन होगी उतना कम यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फिक्स नहीं है, इसलिए ये आंसर तो गलत है। लेबर कॉस्ट, अगेन ये भी डायरेक्ट, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज तो इंक्रीज, प्रोडक्शन डिक्रीज तो डिक्रीज। तो ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा लेबर लगेगी, तो ये भी फिक्स नहीं है। कमीशन, इसका कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हमने सेल्समैन को कमीशन देनी है तो उसको कुछ फिक्स पार्ट दे दिया जाता है, और कुछ ये बोला जाता है कि जितने प्रोडक्ट बेचोगे उसका कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन होगी, तो ये सेमी वेरिएबल है। रेंट जो है ये नॉर्मली क्या होता है, फिक्स। अगर आप एक फैक्ट्री रेंट पे ले रहे हो तो फैक्ट्री में आप 1000 यूनिट बना लो, आप 10,000 यूनिट बना लो, आप 500 यूनिट बना लो, आप 5,000 यूनिट बना लो, जितने मर्जी यूनिट बनाओ, आपका रेंट जो है वो फिक्स रहता है। लैंडलॉर्ड को अपने एक फिक्स अमाउंट जो है रेंट का देना है हर महीने। तो रेंट जो है नॉर्मली क्या रहता है, फिक्स। सो बी इज द राइट आंसर। रेंट इज द मोस्ट लाइकली टू बी ए फिक्स्ड कॉस्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अंडर प्रिपेरेटरी इन्वेंट्री कंट्रोल, आगे डैश है, स्टॉक इज वेरीफाइड कॉन्टिन्यूसली, स्टॉक इज वेरीफाइड पीरियडिकली, स्टॉक इज वेरीफाइड एट द एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर, स्टॉक इज वेरीफाइड एट हाफ ईयर। देखो, प्रिपेरेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें हम स्टॉक का जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसको फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। उसकी हमेशा क्या करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड्स को फिजिकली वेरीफाई करते हैं जो हमारे गुडोन में पड़ा हुआ है। तो जब जब हम स्टॉक खरीदते हैं, परचेज करते हैं, या जब जब हम स्टॉक इशू करते हैं, तब तक हम उसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो स्टॉक इज वेरीफाइड कॉन्टिन्यूसली, मतलब जब भी आप परचेज करोगे या इशू करोगे प्रोडक्शन के लिए, स्टॉक को वेरीफाई किया जाएगा। आपके पास जो रिकॉर्ड्स उनको मैच किया जाएगा फिजिकली जो आपके पास गुडोन में स्टॉक पड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डैश इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा है जो कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है? कॉस्ट अकाउंटिंग, फर्स्ट इज कॉस्ट असर्टेनमेंट। बिल्कुल, कॉस्ट अकाउंट का मेन फंक्शन तो यही है कि कॉस्ट निकालना, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना, ताकि हम अपना सेलिंग प्राइस जो है वो फिक्स कर सकें। डिसीजन मेकिंग भी है, क्योंकि जब हम एक कॉस्ट शीट बनाते हैं, जैसे मैंने कॉस्ट शीट के बारे में बताया था कि कॉस्ट शीट बनाई और आगे हमें कोई टेंडर भरना है, तो हम उसी कॉस्ट शीट को बेस बनाते हैं कि अगर हमारा ये खर्चा तब आया था, टेंडर भरने में कितना खर्चा आएगा विद राइज इन प्राइसेस। तो डिसीजन मेकिंग में भी, फ्यूचर में भी अगर हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है या कोई टेंडर भरना है, उसमें जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है ये हमें हेल्प करती है। तीसरा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में भी, क्योंकि मेन जो है जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये किसके ऊपर डिपेंड है, कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर, कि किस तरह से हम अपनी लागत या कॉस्ट को कंट्रोल करें। तो प्लानिंग कंट्रोलिंग भी है। कौन सा नहीं है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग उसका फंक्शन नहीं है। इंटरनल रिपोर्टिंग है, मैनेजमेंट के अंदर रिपोर्ट करना ज़रूरी है, लेकिन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग नहीं है। यानी एक्सटर्नल जो यूज़र्स हैं उनको हमें अपनी रिपोर्ट्स देने की, हमें अपने जो भी डिसीजन है उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज विद। फिक्स कॉस्ट जो है पर यूनिट इंक्रीज होती है कब? ए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज, जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो, या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो, या प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज, जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो, या फिर प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज। दोस्तों, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज, देखिए एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लो जैसे कि रेंट आपका है 10,000 और आप जिस फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो उसमें यूनिट भी मान लो 10,000 बना रहे हो, तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट आपको पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है रेंट की? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी।
अब कितनी कॉस्ट थी 10,000, क्वांटिटी कितनी थी 10,000, यानी 1 रुपया पर यूनिट, राइट। अच्छा, अब रेंट क्योंकि फिक्स रहता है, मैंने पहले ही कहा था कि जो फिक्स कॉस्ट है वो चेंज नहीं होती, प्रोडक्शन चाहे इंक्रीज करो या डिक्रीज। अब मान लो रेंट आपका 10,000 ही है, लेकिन अब जो यूनिट आप बना रहे हो वो बना रहे हो 20,000, तो अब कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000। अगर आप इसको करोगे तो देखो आप ये कितना आ रहा है 50 पैसे। यहाँ कितना था 1 रुपया, यहाँ कितना था 50 पैसे। 50 पैसे कब आया, जब हमारी क्वांटिटी 10,000 से बढ़ के कितनी हुई 20,000 हुई, मतलब इंक्रीज हुई। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज, जब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होती है विद प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज, जब प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या होता है डिक्रीज। अब देखो ये कैसे, ये तो खैर मैंने इंक्रीज का बता दिया, डिक्रीज का भी बता दूं। 10,000 आपका रेंट है, अब मान लो आपकी प्रोडक्शन यूनिट जो है 10,000 के बदले कितनी हो गए 5,000, राइट। तो कितनी आ रही है 2,000। तो फिक्स कॉस्ट में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है डिक्रीज, और जैसे ही क्वांटिटी डिक्रीज होती है कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है इंक्रीज। अब देखो यहां पर क्वांटिटी आपकी, यहां पर क्वांटिटी आपकी कितनी हुई 10,000 थी, 20,000 थी, यहां हुई 5,000 यानी डिक्रीज हुई। तो यहां कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई आपको दिखी 2 रुपये, पहले कितनी दिख रही थी 1 रुपये। जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हुई ये और कम हो गई, लेकिन जैसे ही क्वांटिटी डिक्रीज हुई ये बढ़ गई। तो फिक्स कॉस्ट पर जो है इंक्रीज होती है जब आपके प्रोडक्शन वैल्यूम क्या हो डिक्रीज हो जाए। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स लाइकली क्वांटम ऑफ परचेज। भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है परचेज डिपार्टमेंट की, परचेज डिपार्टमेंट यानी जो जिसका काम है परचेज करना, ऑर्डर प्लेस करना, वो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितना बड़ा ज़्यादा साइज होगा ऑर्गेनाइजेशन का, जितनी ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना बड़ा साइज होगा परचेज डिपार्टमेंट का। तो किस पे डिपेंड करेगा, ना कि नंबर ऑफ मैनेजर्स, ना कि नंबर ऑफ वर्कर्स, ना कि नन ऑफ दिस। वो डिपेंड करता है जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा परचेज डिपार्टमेंट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, द स्टॉक लेवल एट विच द स्टोर कीपर इनिशिएट्स परचेज रिक्वेशन इज नोन एज। वो लेवल जिस लेवल पे जो स्टोर कीपर है नया परचेज ऑर्डर प्लेस कर देता है, उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, पूरा एक टॉपिक मैंने उसमें करवाया हुआ है मटेरियल कंट्रोल। तो उस लेवल को क्या कहते हैं, डेंजर लेवल तो वो होता है जहां पर तीन मैंने आपको लेवल बताए थे, एक मैक्सिमम लेवल होता है स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है, एक एवरेज स्टॉक लेवल होता है, एक मिनिमम स्टॉक लेवल होता है, और एक होता है डेंजर लेवल, कि जब हमें प्रोडक्शन करनी है तो हमें मटेरियल पहले से ही स्टोर करना पड़ता है। तो कितना मटेरियल हमें स्टोर करना है, ये उसके लेवल सेटिंग है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल हो गया ऐसा लेवल जिसके ऊपर आपके पास मटेरियल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो नुकसान हो सकता है, आपको एक्स्ट्रा स्पेस हायर करनी पड़ सकती है, आपको वर्किंग कैपिटल जो है वो इफेक्ट हो जाएगी, आपका पैसा जो है ब्लॉक हो जाएगा। एवरेज स्टॉक लेवल वो होता है जो आपके पास हर समय अवेलेबल होना चाहिए किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मिनिमम स्टॉक लेवल वो होता है जिसके नीचे आपका स्टॉक नहीं जाना चाहिए। और डेंजर लेवल कौन सा होता है, ये वो लेवल है जहां पर हम अपनी नॉर्मल जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक देते हैं, और कोई स्पेसिफिक ऑर्डर जब हमें कोई प्लेस करता है तब हम प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टॉक है वो डेंजर लेवल यानी खतरे के लेवल तक पहुंच चुका है, जिसके बाद अगर ये खत्म हो गया तो हम अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो डेंजर लेवल वो हो गया जहां पर किसी स्पेसिफिक ऑर्डर पे ही हम किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो स्टॉक लेवल एट विच द स्टोर कीपर इनिशिएट परचेज रिक्वेशन इज नोन एज, उस ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रीऑर्डर लेवल। तो आपका जो रीऑर्डर लेवल है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि आपका मैक्सिमम कंजप्शन दिन में कितनी है और मैक्सिमम पीरियड कितना है जब आपका स्टॉक आएगा। मान लो आप दिन में 10 यूनिट बनाते हो, आपको 10 यूनिट यूज़ करते हो, और आपका जो स्टॉक आने में 6 दिन का समय लगेगा, 6 डेज का। तो अगर 10 के रोज यूनिट यूज़ कर रहे हो और 6 दिन लगेंगे, इसका मतलब आपका स्टॉक कितना होना चाहिए 60। जब आपका स्टॉक पहुंचेगा 60 यूनिट तक रह जाएगा स्टॉक, तब आपको नया ऑर्डर प्लेस करना, उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं रीऑर्डर लेवल। तो क्वेश्चन ये था कि स्टोर कीपर कब नया ऑर्डर प्लेस करता है, जब हमारा स्टॉक एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक पहुंचता है, और उस क्वांटिटी को उस लेवल पे जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। आई होप ये क्लियर है। पूरा एक इसमें टॉपिक मटेरियल कंट्रोल करवा चुका हूँ, वो वीडियोज देख लेना आप। In the basic economic order quantity model, if annual requirement is 1600 units, अगर हमें साल की रिक्वायरमेंट 1600 यूनिट्स की है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट जो है 40 रुपये है,
कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर जो है 50 रुपये है और कैरिंग कॉस्ट इस 10% इन्वेंट्री वैल्यू है, तो हमें निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दोस्तों पूरा एक टॉपिक करवा चुका हूँ, इसका फॉर्मूला जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो टॉपिक, उसका फॉर्मूला √2CO/I। यहाँ पे C का मतलब हो गया कंजप्शन, C मतलब कंजप्शन पर एनम, साल की कितनी कंजप्शन है। आपके सामने यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 1600 यूनिट की। अच्छा, O हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। आप देखो मटेरियल की ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी एक ऑर्डर प्लेस करने का कितना खर्च आता है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 50। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, जो हमारी कॉस्ट पर यूनिट है इसका 10%, 10% ऑफ 40 कितना हो गया 4। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है, ये मैंने वो जो मटेरियल कंट्रोल टॉपिक करवाया उसमें सारा क्लियर कर दिया, क्या होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या होती है कैरिंग कॉस्ट, फिर पूरा एक चार्ट से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको समझाया हुआ है। तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा, वो वीडियोस देख लो। तो ज़रा इसको सॉल्व करें। 2C कंजप्शन कितनी है साल की, 1600 यूनिट। ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 50 रुपीज़ अपॉन कैरिंग कॉस्ट, आई मतलब इन्वेंट्री वैल्यू, इसी को कहते हैं आई मतलब इन्वेंट्री वैल्यू, जिसको कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। 10% ऑफ 40 यानी कितनी 4। ज़रा इसको सॉल्व करोगे तो वो निकल के आएगा 200 यूनिट्स। अगर आप इसको सॉल्व करोगे वो 200 निकल के आएगा, जो कि हमारा बी पार्ट में दिया है, यही हमारा राइट आंसर। तो ये पूरा 2CO ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है, ये सारा का सारा आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। मटेरियल कंट्रोल चैप्टर है उसमें मिल जाएगा, तो वहाँ पे देख लो। लास्ट, द एवरेज स्टॉक लेवल इज डैश यूनिट्स if the maximum stock level is 2475 units and the minimum stock level is 855 units। कहता है एवरेज स्टॉक लेवल कितना होगा अगर मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितने यूनिट्स का है 2475 और मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है 855। तो दोस्तों एवरेज का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का हिस्सा। इट मीन्स अगर आपको एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल, इन दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि एवरेज करना है तो दो टर्म्स ऐड की, दो के साथ डिवाइड कर लो। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमारा कितना है 2475, मिनिमम कितना है 855, दो टर्म्स ऐड की, बीच का निकालना है, एवरेज निकाल लिए तो ऐड कर लो दोनों को, 10 12 और 1 13, इसको दो के साथ डिवाइड कर लो, 1665, ये रहा इसका आंसर। तो एवरेज स्टॉक जब भी निकालना हो मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल दोनों को ऐड करो, दो के साथ डिवाइड कर लो, आपका एवरेज स्टॉक लेवल निकल आएगा। ये फॉर्मूला भी मैंने उस वीडियो में करवाया हुआ है। तो ये थे कुछ MCQs, ये आप वीडियोस देखकर उनके बेसिस क्लियर करो, उसके बाद ही अटैम्प्ट करो। कुछ और MCQs अभी मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की ओर लेके आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए और बेसिस क्लियर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।